गुड मॉर्निंग बच्चों। जैसा कि आप लोगों को पहले से ही पता है कि अभी जो इस अध्याय के अंतर्गत जिस टॉपिक को हम पढ़ा रहे हैं उसे हम लोग औषधि कहते हैं। क्या कहते हैं? औषधि या ड्रग्स। इसको हम लोग दवा भी बोलते हैं। तो थोड़ा सा प्रीवियस जो क्लास में हम बताए थे उसके बारे में थोड़ा सा चर्चा हम फिर से आप लोगों के बीच कर देते हैं कि औषधि क्या है। तो हम बताए थे कि औषधि वह रासायनिक पदार्थ है जो जैव ऊतकों को परिवर्तित करके मानव हित में बदल देता है। औषधि वह रासायनिक पदार्थ है जो जैव ऊतकों को परिवर्तित करके मानव हित में बदल देता है। तो हम लोगों ने देखा कि औषधि को मूल रूप से 6 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 6 भागों में बांटा गया। तो पहला भाग जो हम लोग पढ़े थे वह पढ़े थे एंटासीड, एंटी एसिड, नहीं कि जो अम्ल का विरोध करे, अर्थात हमारे पेटों की अम्लता को कम करने में जो औषधि सहायक हो उसको हम लोग क्या बोले थे? एंटासीड कहते हैं। इनो, एसिलॉक, ये सब क्या है? ये सब एंटासीड्स है। दूसरा हम लोग पढ़े थे पीड़ाहारी या दर्द निवारक। पीड़ाहारी या दर्द निवारक। तो पीड़ाहारी के बारे में हम लोग देखे थे कि वैसी दवा जिसका उपयोग हम साधारण से मध्यक्रम एवं तेज दर्दों के निवारण के लिए करते हैं। वैसी दवा जिसका उपयोग हम दर्द से निवारण के लिए करते हैं उसको क्या कहते हैं? दर्द निवारक। दर्द 2 प्रकार के होते हैं, एक सहनीय और दूसरा असहनीय। तो जो सहनीय दर्द होते हैं उसके निवारण के लिए अलग प्रकार की दवा बनाई जाती है और जो असहनीय दर्द होते हैं उसके निवारण के लिए अलग प्रकार की दवा बनाई जाती है। इसीलिए इस दवा को 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में। पहला को हम लोग बोलते हैं निद्राकारी, नरकोटिक। क्या बोलते हैं? निद्राकारी, नरकोटिक। नहीं तो सीधी सी बात है कि वैसी दवा जो हमें बेहोशी उत्पन्न करे उसको हम लोग क्या बोलते हैं? निद्राकारी दवा बोलते हैं। ये जो दवाएं होते हैं वो अफीम के व्युत्पन्न होते हैं। ये डेरिवेटिव्स ऑफ किसके हैं? अफीम के व्युत्पन्न होते हैं। कोडीन, मॉर्फिन, हेरोइन, ये सभी इसी के अंतर्गत आते हैं। लेकिन एक चीज का ध्यान में रखना है कि इन दवाओं का प्रयोग लगातार करने से आदमी इसका आदी हो जाता है। इसलिए इन दवाओं का लगातार प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसी में से दूसरा भाग जो है वह क्या बताए थे? एंटी नरकोटिक, अनिद्राकारी। नहीं तो कहता है वैसी दवा जिसका उपयोग साधारण से मध्यक्रम के दर्द के निवारण के लिए किया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नरकोटिक। साधारण से मध्यक्रम के दर्द का निवारण के लिए जो दवा उपयोग में लाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? एंटी नरकोटिक। इस दवा का उपयोग बुखार में भी किया जाता है, साथ ही साथ सूजन को कम करने के लिए भी किया जाता है।
तो दो भाग आपने देख लिया कि एक नरकोटिक और दूसरा एंटी नरकोटिक। तो एंटी नरकोटिक में आपने देखा कि एस्प्रिन, एसिटामिडोफिनॉल, फिनासेटिन, ये सभी जो हैं एंटी नरकोटिक दवा है। इसमें से एसिटामिडोफिनॉल जो है उसका उपयोग आलस्य, शिथिलता, मानसिक तनाव आदि को भी दूर करने के लिए किया जाता है। तो यहां तक तो हम पिछले क्लास में कल बताए थे। आज जो दवा के और 4 प्रकार हैं उसमें से पहला प्रकार है आपका प्रति सूक्ष्म जैविक एंटी माइक्रोबियल्स। तो प्रति सूक्ष्म जैविक किसको कहते हैं? तो वैसी दवा जो सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोके या उसको नष्ट करे। वैसी दवा जो सूक्ष्म जीव की वृद्धि को रोके या उसे नष्ट करे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल्स। आज हम लोग पूरा विश्व कोरोना वायरस जैसे रोगों से ग्रसित है। आज हम लोग लॉकडाउन की स्थिति को झेल रहे हैं। तो क्यों झेल रहे हैं? तो वायरस जो है वह सूक्ष्म जीव है। वायरस के द्वारा अभी कोरोना वायरस जैसी डिजीज जो है वह संपूर्ण विश्व में फैला है। तो अभी जो वैज्ञानिक लोग जिस दवा को बनाने में लगे हुए संपूर्ण विश्व के वैज्ञानिक लोग, वो किसके अंतर्गत आएंगे? तो वो आएंगे प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल्स के अंतर्गत। तो ये एंटी माइक्रोबियल्स जो हैं इसको भी मूल रूप से 2 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया? 2 भागों में बांटा गया। एक को हम लोग बोलते हैं प्रतिजैविक। क्या बोलते हैं? पहला भाग जो इसका है वह है प्रतिजैविक। इसको बोलते हैं एंटीबायोटिक। क्या बोलते हैं? एंटीबायोटिक, प्रतिजैविक। तो प्रतिजैविक क्या है? एंटीबायोटिक क्या है? तो वैसी दवा जो सूक्ष्म जीवों से ही उत्पन्न हो, जो सूक्ष्म जीवों से ही उत्पन्न हो और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को ही रोके, तो उसको क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। हम लोग पेनिसिलिन का उपयोग करते हैं, टेट्रासाइक्लिन का उपयोग करते हैं, एमॉक्सिसिलिन का उपयोग करते हैं। ये सारी जो दवाएं हैं वह किसके अंतर्गत आती है? प्रतिजैविक, एंटीबायोटिक। तो फिर से एक बार एंटीबायोटिक के बारे में देख लें कि वैसी दवा या वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों से उत्पन्न होता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या उसे नष्ट करता है, उसको क्या बोलते हैं? प्रतिजैविक। दूसरा इसमें से आता है, इसका दूसरा जो प्रकार है वह आपका आता है एंटीसेप्टिक। क्या आता है? एंटीसेप्टिक। और इसी के अंतर्गत एक और आता है एवं, उसको बोलते हैं डिसइंफेक्टेंट। क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट ये दोनों जो हैं वे किसके अंतर्गत आते हैं? प्रति सूक्ष्म जैविक के अंतर्गत आते हैं। तो एंटीसेप्टिक और डिसइंफेक्टेंट में क्या अंतर है थोड़ा सा देख लिया जाए। ये जो एंटीसेप्टिक है ये जैव ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं होता है, लेकिन डिसइंफेक्टेंट है यह जैव ऊतकों के लिए क्या होता है? हानिकारक होता है। तो एंटीसेप्टिक क्या है? तो एंटीसेप्टिक वैसी दवाएं हैं जो जैव ऊतकों के लिए हानिकारक नहीं होती हैं, लेकिन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या सूक्ष्म जीवों से हमें सुरक्षा प्रदान करते हैं। तो इसके अंतर्गत हम लोग डिटॉल, सेवलोन, बोरिक एसिड ये सारे किसके अंतर्गत आते हैं? एंटीसेप्टिक के अंतर्गत आते हैं। क्या क्या आते हैं? डिटॉल,
सेवलोन, बोरिक एसिड, सारे जो औषधि हैं उसको हम लोग एंटीसेप्टिक के उदाहरण के रूप में जानते हैं। और दूसरा है डिसइंफेक्टेंट, तो ये वैसी दवा जो जैव ऊतकों के लिए हानिकारक हो लेकिन सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोके, उसको क्या बोलते हैं? डिसइंफेक्टेंट। तो इसके अंतर्गत हम लोग लेते हैं H2O2 जो है वह किसका उदाहरण है? डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण है। SO2 जो है वह किसका उदाहरण है? डिसइंफेक्टेंट का उदाहरण है। तो ये सारे जो हैं वे डिसइंफेक्टेंट के उदाहरण हैं। तो आपने देखा कि प्रति सूक्ष्म जैविक जो है वह सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकते हैं या नष्ट करते हैं। इनको दो भागों में बांटा गया है, एक प्रतिजैविक एंटीबायोटिक और दूसरा एंटीसेप्टिक एवं डिसइंफेक्टेंट। अब हम लोग दूसरे प्रारूप की ओर चलते हैं, अर्थात औषधि के चौथे प्रकार में। इसको बोलते हैं प्रतिहिस्टामिन। क्या बोलते हैं? प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। तो सबसे पहले ये जाने कि ये हिस्टामिन क्या है। ये हिस्टामिन क्या है? तो जब हम लोग कुछ भोज्य पदार्थों का उपभोग करते हैं या ग्रहण करते हैं, उसको बोलते हैं, तो उस भोज्य पदार्थों के खाने से या वातावरण के धूल कणों के द्वारा हमारे शरीर के द्वारा हिस्टामिन का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? हिस्टामिन का स्राव होता है। और इस हिस्टामिन के स्राव होने से, इस हिस्टामिन की मात्रा शरीर में बढ़ जाने से जो होती है, नाक बहने लगता है, सर्दी जुकाम हो जाता है, शरीर पर कहीं कहीं दाने आ जाते हैं, मुंह में मुहासे आ जाते हैं मुंह पर। तो ये सारे जो हैं, खांसी उत्पन्न होता है, ये सारी चीजें जो होती हैं वो हिस्टामिन के प्रभाव से होती है। तो वैसी दवा जो हिस्टामिन के प्रभाव को कम करे उसको क्या बोलेंगे? प्रतिहिस्टामिन। वैसी दवा जो हिस्टामिन के प्रभाव को कम करे उसको क्या बोलते हैं? प्रतिहिस्टामिन, एंटीहिस्टामिन। तो ये क्या करता है? जैसे इसके उदाहरण है, आप बेनाड्रिल का उपयोग करते हैं। जितने भी श्वसन संबंधी जो भी हम दवा लेते हैं सिरप के रूप में, वो सारे किसके अंतर्गत आते हैं? एंटीहिस्टामिन के अंतर्गत आते हैं। तो जब हम बेनाड्रिल का उपयोग करते हैं तो बेनाड्रिल क्या करता है? बेनाड्रिल हमारे शरीर में हिस्टामिन के प्रभाव को कम कर देता है। तो आपने देखा कि प्रतिहिस्टामिन क्या है? तो वैसी दवा जो हमारे शरीर में हिस्टामिन के प्रभाव को कम कर देता है उसको प्रतिहिस्टामिन कहते हैं। इसके उदाहरण के अंतर्गत आपने क्या देखा? बेनाड्रिल जो है आप जो कफ सिरप के रूप में लेते हैं वह किसका उदाहरण है? तो वह उदाहरण है एंटीहिस्टामिन का। अब हम लोग चलते हैं आज के तीसरे प्रारूप की ओर, अर्थात औषधि के पांचवें प्रकार, उपशामक। इसको हम लोग या प्रशांतक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रशांतक। उपशामक और प्रशांतक दोनों एक ही नाम है। अंग्रेजी में इसको ट्रैंक्विलाइजर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स। तो ये उपशामक या प्रशांतक क्या है? इसी को एक और हम नाम से जानते हैं जिसको हम लोग मनोचिकित्सीय औषधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मनोचिकित्सीय औषधि। अब बात क्लियर आ गई होगी कि मनोचिकित्सीय औषधि क्या है। तो वैसी औषधि, वैसा दवा जिसका उपयोग मानसिक रोगों से ग्रसित लोगों के उपचार के लिए किया जाता है, उसी को क्या कहते हैं? उपशामक या प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर्स या मनोचिकित्सीय औषधि। ये सारे नाम एक ही है। वैसी दवा जिसका उपयोग हम लोग मानसिक रूप से असंतुलित व्यक्ति के उपचार के लिए करते हैं उसको क्या बोलते हैं? उपशामक या प्रशांतक या मनोचिकित्सीय औषधि। और अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं? ट्रैंक्विलाइजर्स। तो इसमें क्या क्या उदाहरण है हमारा? तो इसका उदाहरण है वेलियम। वेलियम का उपयोग जो करते हैं या मनोचिकित्सीय औषधि है। आपका सेकोनल।
सैकोनल का जो उपयोग करते हैं वह भी क्या है बेटा, वह मनोचिकित्सीय औषधि है। आपका बारब्यूटरेट, ये सभी क्या है, ये सभी मनोचिकित्सीय। आपका डायजीपोम, ये सारी जो दवाएं हैं वो किसके उदाहरण है, मनोचिकित्सीय औषधि के उदाहरण है। अब सबसे अंतिम में हमारा आता है गर्भ निरोधक अर्थात एंटी फर्टिलिटी। औषधि के सबसे अंतिम प्रकार में क्या है, गर्भ निरोधक अर्थात एंटी फर्टिलिटी। तो ये क्या है, तो परिभाषा के तौर पर हम लोग जानेंगे कि वैसी दवा जिसका उपयोग करने से गर्भधारण नहीं हो पाता है, अर्थात वैसी दवा जो हमारी मां बहनों को गर्भ से सुरक्षा प्रदान करता है, गर्भ धारण करने से सुरक्षा प्रदान करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, गर्भ निरोधक दवा। तो ये क्या है, तो ये दवा जो है मूल रूप से दो चीज के संश्लेषित स्वरूप है। एक को बोलते हैं हम लोग एस्ट्रोजन, क्या बोलते हैं, एस्ट्रोजन, और दूसरे को हम लोग बोलते हैं प्रोजेस्टेरोन, क्या बोलते हैं, प्रोजेस्टेरोन। तो ये जो है एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का क्या है, संश्लेषित स्वरूप है, अर्थात यह एस्ट्रोजन एवं प्रोजेस्टेरोन का क्या है, मिश्रण है। तो इस दवा का जब उपयोग हमारी मां बहनें लगातार 21 दिनों तक करती हैं तो रक्त में क्या होता है, एस्ट्रोजन का स्तर जो है वह बढ़ जाता है। किसका स्तर बढ़ जाता है, एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाता है। और ये एस्ट्रोजन का स्तर बढ़ जाने से क्या होता है कि एफएसएच हार्मोन, कौन सा हार्मोन है बेटा, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये इसका स्राव जो होता है वह पीयूष ग्रंथि से होता है। किस ग्रंथि से होता है, पीयूष ग्रंथि से। तो जब एस्ट्रोजन का स्तर रक्त में बढ़ जाता है तो एफएसएच हार्मोन का स्राव जो है पीयूष ग्रंथि के द्वारा नहीं हो पाता है। और जब एफएसएच हार्मोन का स्राव नहीं होता है तो क्या होता है, अंडाणु का विकास नहीं होता है, नहीं, क्योंकि एफएसएच हार्मोन जो है वह अंडाणु के विकास में सहायक होता है। तो एस्ट्रोजन का ज्यों ही स्तर बढ़ता है तो एफएसएच हार्मोन का स्राव कम होने लगता है। एफएसएच हार्मोन का स्राव कम होता है तो अंडाणु नहीं बनता है, अर्थात अंडाणु का विकास नहीं हो पाता है, जिससे क्या होता है, गर्भ का धारण नहीं हो पाता है। लेकिन इन दवाओं के, ये जो गर्भ निरोधक दवाएं हैं जैसे मालाएं, इन दवाओं के कुछ साइड इफेक्ट्स हैं, जैसे शरीर मोटा हो जाता है, गॉल ब्लैडर होने की संभावना रहती है, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है। इसलिए इन गर्भ निरोधक दवाओं का लगातार उपयोग नहीं होना चाहिए। तो आज हम लोगों ने औषधि के अंतर्गत दो जो प्रकार थे जिसका अध्ययन हम लोगों ने कल किया था उसकी संक्षिप्त चर्चा बता दिए, और उसके बाद जो 4 और शेष प्रकार थे, प्रति सूक्ष्म जैविक, एंटी माइक्रोबियल्स, प्रति हिस्टामिन, एंटी हिस्टामिन, उपशामक, ट्रैंक्विलाइजर्स और गर्भ निरोधक के बारे में बारी बारी से हम लोग अध्ययन प्राप्त किए। शेष बातें आगे कल होगी। ओके बाय।